मैं डॉक्टर वंदा भारद्वाज स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग में एक असिस्टेंट प्रवक्ता के कार्यरत हूँ। मेरा लगभग 20 वर्ष का अनुभव है। मैं यहाँ छात्राओं के बीएड की फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए कंटेम्प्रेरी ऑफ एजुकेशन, इंडिया इन एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसका टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आशा है बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और उन चीज़ों को जो थोड़े डाउट्स हैं पुरानी और नई नीति के विषय में वो उनको क्लियर होंगे। बस अपने टॉपिक पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है वो शो हो रहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, जो कि हमारा इसके क्यों, उसकी नीड्स क्या थी, इसकी आवश्यकता क्या थी, क्यों जरूरत हुई। उससे पहले मैं छात्रों को बताना चाहूंगी कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है बार बार परिवर्तन करने की। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा एनईपी आया है, इसी तरह से पुराने समय में भी शिक्षा में समय समय पर बदलाव आता रहा है, क्योंकि बदलाव पे ही दुनिया चलती है। बदलाव ही हमारी जीवन प्रक्रिया का एक अंग है, क्योंकि समय समय के साथ हमारे पाठ्यक्रम, हमारी डिमांड, हमारी जीवन क्रिया, दैनिक क्रियाओं के उपयोग, ये सब हमारे परिवर्तित होते रहते हैं। तो उसके लिए हमें शिक्षा में परिवर्तन भी आवश्यक है। उनमें से एक पार्ट है एनसीएफ। इससे पहले 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी लागू थी, जिसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन यहाँ ज्यादा बात न करते हुए उसके बाद 2000 में हमारा पाठ्यक्रम आया, जिसका रिवाइज करने के लिए हमारा ये फ्रेम बनाया गया 2000 एनसीएफ, जिसे हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि एनसीएफ। इसके यहाँ हम देख रहे हैं कि ओवरव्यू प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस क्या थी इन इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया में जो हमारा चल रहा था, हमारा और विश्व में और देशों के बनस्पत हमारा इंडिया बहुत पीछे चल रहा था, क्योंकि आईटी युग आ चुका था। 86 से यहाँ पर शिक्षा नीति में कंप्यूटर आ चुका था, लेकिन उस तरह से नहीं आ पाया था जिस तरह से आना चाहिए था। उसके लिए हमारे बहुत सारे कारण रहे, जिन कारणों को मैं ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता नहीं है उनको डिस्कस करने की। बस एक मेन कारण था जनसंख्या वृद्धि, जिसको हम कि हमारा बहुत बड़ा कारण है। तो एनसीएफ में जो फ्रेम लाया गया, तो वो सारा उस वक्त के समय के अनुसार लाया गया, क्योंकि कंप्यूटर में हमारी क्या चीज थी कि कंप्यूटर को किस तरह से हमें आईटी के तरफ बच्चों को जागरूकता जानते। तो सबसे पहले हमारे प्राइमरी लेवल से उस चीज को जोड़ा गया, उसके विषय में जो बच्चों के विषय वस्तु है उसको कंप्यूटराइज चीजों में स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स की स्टार्टिंग की गई। उसके बाद हमारा है ये नेशनल करिकुलम में ओवरव्यू इंट्रोडक्शन टू एंड, इसके एनसीईआरटी के द्वारा, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी वो है एजुकेशन की जहां से हमारा प्राइमरी बेस पे प्रोग्राम्स, वहां से पाठ्यक्रम डिसाइड होता है। तो किसी भी चीज को चालू करने से पहले हमें उसका पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना पड़ता है, जो भी शिक्षा में परिवर्तन आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी के द्वारा कुछ गाइडलाइंस, कुछ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम उसके निर्धारित करे गए, जहां पर समान स्कूलों में उस चीज को लागू करा गया। एनसीईआरटी बुक्स में कुछ चैप्टर्स आईटी के ऐड करे गए, कुछ आईटी के बुक्स करे गए, कला कौशल पे बुक्स लिखी गई और हस्तकला पर कुछ बुक्स लिखी गई। उन विषयों को उसमें शामिल करा गया और उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करा गया, यानी कि जो सिलेबस है वो हमारा स्टूडेंट सेंट्रेड बना, यानी फोकस लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि स्टूडेंट्स को हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, एकेडमिक ग्रोथ के साथ साथ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए एनसीएफ को बनाया गया, जो उसका रोल था। तो जो 2000 में जो हमारा एनसीएफ करिकुलम आया था, शिक्षा नीति आई थी, उसको रिवाइज करने के लिए जो 5 साल तक जो भी उसके चैलेंजेस आए, जो भी उसमें परेशानियां आ रही थी, उनको रिवाइज कर 2005 बनाया गया। फिर उसमें नेक्स्ट हमारा एजुकेशन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, चाइल्ड एज एन एक्टिव लर्नर, नॉलेज लिंक्ड टू लाइफ आउटसाइड स्कूल्स एंड डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्कूल को सोशल लाइफ से जोड़ा गया, बच्चों को सोशल एक्टिविटीज से जोड़ा गया, बच्चों को कम्युनिटी वर्क से जोड़ा गया कि बच्चा समाज के लिए क्या कर रहा है, उसमें आपस में कोऑपरेशन की भावना डेवलप हो, उसमें लीडरशिप की भावना डेवलप हो और सब तरह के बच्चे, यानी कि एजुकेशन जो है शिक्षा को सभी के लिए समान स्तर पर देखा जा सके। कक्षा में बैठा हुआ छात्र सभी को, जो भी हमारा लिंग भेद या जाति भेदभाव था, उसको दूर कर बच्चे आपस में एक सद्भाव से रहें। तो सद्भाव की भावना
करने के लिए भी यहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविटीज जिससे एक साथ काम करेंगे तो एक दूसरे के प्रति सद्भाव उत्पन्न होगा। तो चाइल्ड एन एक्टिव लर्नर यानी कि सेकंड पॉइंट जो हमारे जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें क्या था, चाइल्ड बेस्ड प्रोग्राम्स बनाए गए, इसमें सोशल एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों की क्रिएटिविटी पर भी जोर दिया गया कि बच्चों को प्रयोगों के आधार पर उनको फ्री छोड़ दिया गया कि बच्चे अपने क्या क्या क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। इसमें चित्र बनाना, मॉडल बनाना, ड्राइंग बनाना और हस्तकला की तरह तरह की चीजें बनाना, उसको भी सिलेबस में शामिल करा गया, जिसे हम कला या SUPW के नाम से स्कूलों में जारी किया गया या कला क्राफ्ट के नाम से जारी किया गया। उसमें टंकन छात्र भी था। तो तरह तरह की स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स जारी करेंगे जिसमें कि छात्र एक्टिव होकर अपनी पूरी जितनी भी चीजें उसके अंदर जो टैलेंट है वो निकल कर आ सके। नॉलेज लिंक टू लाइफ आउटसाइड ऑफ स्कूल, शिक्षा के ज्ञान का जो मोटिव है इसमें एनसीएफ में, उसको क्या माना गया कि एनसीएफ में कि शिक्षा केवल किताबी ना होकर उसका जो ज्ञान है वो स्कूल से बाहर भी बच्चा कितना सीखता है, यानी कि कक्षा के बाहर कितना सीख रहा है, यानी कि आउटसाइड फील्ड वर्क को ज्यादा महत्व दिया गया कि फील्ड वर्क को उसमें जोड़ा गया। उसमें फाइल असाइनमेंट्स, खेल कूद, कला क्राफ्ट, हस्तकला, ये सब चीजें तरह तरह की एक्टिविटीज को मार्क्स के साथ जोड़ा गया ताकि बच्चा उस चीज को सीखने के लिए तरह तरह की चीजें सामने आ सके। डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव एजुकेशन कि जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो आज की एजुकेशन है वो 2005 से ही प्रयास जारी है कि हमारा जो बच्चा है वो सभी के लिए शिक्षा हो और सभी तरह के छात्र एक साथ बैठकर हो। एजुकेशन का मतलब किताबी ना होकर सभी तरह की शिक्षा पर जोर हो। बच्चा पढ़ाई का से किताबों की नॉलेज के साथ साथ और चीजें भी आसपास की चीजों के विषय में भी दैनिक में उसके काम आ सके, वो एजुकेशन उन चीजों को सीखना चाहे। अब आता है विजन ऑफ एनसीएफ। इसका विजन क्या था? किसी भी चीज को काम को करने से पहले उसका विजन होता है। तो विजन इस तरह से हमारे पास आप देख रहे हैं कि 4 विजन थे। एजुकेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये अब हमारा नेक्स्ट है ये निफाई गाइडलाइन प्रिंसिपल्स। इसके लिए हमारे 5 प्रिंसिपल्स पे को निर्धारित किया गया। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, learning beyond rote methods, enriching curriculum experiences, making examinations flexible, nurturing democratic values। तो 5 इसके सिद्धांत इस तरह के इसके एनसीएफ के हैं, माने गए हैं, जो कि बच्चों को ज्ञान को जीवन से जोड़ना, बच्चों का जो ज्ञान है शिक्षा को जीवन से जोड़ना, यानी कि दैनिक काम लाइफ में क्या उसकी शिक्षा प्रयोग में आ रही है, व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना। लर्निंग बियॉन्ड रोड मेथड्स, मतलब केवल रटने पर ना क्रैमिंग हो। रोड मेथड्स मीन्स कि बच्चा सीख रहा है और करके सीखे, प्रयोगों पर आधारित हो। एनरिचिंग करिकुलम एक्सपीरियंस, अनुभव के अनुसार पर सीखे। जब बच्चा किसी काम को करेगा तो उसकी परेशानियों को सीखेगा या उसको कैसे सीखना है, यानी कि करके सीखना पर बल है। मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल, और जो भी परीक्षाएं हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाया गया, यानी कि वस्तुनिष्ठ। पहले सारी परीक्षाएं जो थी वो निबंधात्मक थी या बस लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आते थे, उस क्वेश्चन को फिर आसान कर कर ऑब्जेक्टिविटी लाया गया, उसे फ्लेक्सिबल बनाया गया अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, यानी कि जो कक्षा का या क्लास का जो स्तर था, प्राइमरी स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा, उसके अकॉर्डिंग उस कक्षा के स्तर के अनुसार एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई कि उसमें चेंजेस किए जा सके। नर्सिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, बच्चों को साथ शिक्षा के साथ साथ जनतांत्रिक उनकी देश के प्रति भावना का विकास, मॉरल वैल्यूज पे विकास, इस पे भी इस एनसीएफ के अंतर्गत बल दिया गया। उसमें डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को डिफरेंट जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उन पे आयोजन के द्वारा उनको मॉरल वैल्यूज के विषय में सिखाया जाता है। इसमें नेक्स्ट है अप्रोचिंग टू लर्निंग, कि हाउ टू लर्न करने की बच्चों के लिए कई तरीके हैं। बच्चा एक क्लास में सीखता है, समाज में सीखता है, सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है, फिर स्कूल आता है, स्कूल से सीखता है, स्कूल से फिर आपका महाविद्यालय में आता है, डिग्री कॉलेज के अंदर आता है, उसके बाद फिर समाज में सीखता है, फिर जहाँ जॉब करता है वहां सीखता है। तो जीवन पर्यंत हमारा सीखना चलता रहता है। लेकिन इसमें एनसीएफ में हमारे जो गोल्स बनाए गए वो 4 तरह से लर्निंग के अप्रोचेस बनाए गए। पहले कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग,
लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। यानी कि इसमें 4 तरीके हैं। पहला हमारा है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जैसे कि मैं यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू कुछ जानकारी दे रही हूँ, तो ये भी हमारे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आता है कि हम कुछ भी प्रयोगी आधार पर कुछ मॉडल के अनुसार डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से इस तरह से कंस्ट्रक्ट करके उस लेसन को डिफरेंट तरीके से बच्चों को कैसे हमें से रुचि पैदा करनी है, मोटिवेट कैसे करना है उसके प्रति, उसको और इंटरेस्टिंग किस तरह से बनाना है, वो हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंतर्गत आता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें जैसे मैथ्स या साइंस ये ज्यादा उसमें बेस करता है कि एक्टिविटी करा कर उसके थ्रू भी, जैसे सेमिनार्स हैं, गेस्ट लेक्चर्स हैं और बच्चों के विचार गोष्ठी हैं, उस तरह से इसके थ्रू भी हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो उसको भी हमें क्लास शिक्षा में महत्व दिया गया है एनसीएफ के अंतर्गत। एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, यानी कि जितने भी हमारे सिलेबस के कंसेप्ट्स हैं वो अंडरस्टैंड करने पे ज्यादा जोर करा गया है बनस्पत को क्रैमिंग करने के लिए, कि बच्चा उसे अंडरस्टैंड ज्यादा करे। इसलिए तरह तरह के इस तरह मेथड से बच्चों को सिखाने पर बल है, यानी कि मेन बल है सिखाने पर। इस रोल ऑफ टीचर, अब शिक्षा में एनसीएफ में टीचर का क्या रोल है, टीचर किस तरह का भूमिका उसकी क्या है। फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, encourages questioning and dialogues, understand learning diversity, continuous professional development। यानी कि फर्स्ट फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग मतलब बच्चे, टीचर को क्या है, जीवन भर अध्यापक का काम है जीवन भर सीखते रहना, तभी वो एक अच्छा अध्यापक है। तो सबसे पहले हमारा फैसिलिटेटर अच्छा होगा, सीखेगा तभी वो जीव अपने नए प्रयोगों को सीख पाएगा, नई चीजों को सीख पाएगा और उसको और स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग और डायलॉग बच्चों को उत्साहित करेगा कि वो क्वेश्चन पूछे, ताकि जब बच्चा क्वेश्चन पूछे तो उसको आंसर देने के लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, अपनी लर्निंग्स को एनहांस करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो भी हमारे टीचर के प्रोफेशंस के साथ में चेंजेस आ रहे हैं उससे कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, उस परिवर्तन के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि आज के समय में हमें शिक्षकों को ऑनलाइन सारी चीजें सीखनी पड़ रही हैं, जितने भी नए नए आईटी एआई से हमारी चीजें हो रही है उन सब के टच में हम लोग आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमें क्या है, कंटिन्यूटी में हमें वो रखनी है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन शिक्षा में मेन रोल है, क्योंकि इवैल्यूएशन ही के आधार पर ही बच्चा थोड़ी चीजों पर ध्यान देता है कि जिस चीज के मार्क्स आएंगे उसी चीज में बच्चा ज्यादा ध्यान देता है। तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में थोड़ा सा चेंज किया गया कि वो पैटर्न बना गया सीसीई पैटर्न। इससे पहले सबसे पहले पब्लिक स्कूल में सीबीएसई में जारी किया गया सीसीई, जिसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी कि सीसी पैटर्न में ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया ताकि हमारा जो स्टैग्नेशन है उसको हम रोक लगे, जो अवरोधन शिक्षा में आ रहा था उसको रोक लगाने के लिए सीसी पैटर्न, ताकि बच्चों को फेल नहीं करना है, बच्चों को क्या करना है, ग्रेडिंग सिस्टम से पास करना है ताकि बच्चा एक ही कक्षा में रिपीट ना हो, रिटेंशन ना हो। डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिंग असेसमेंट, यानी कि डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिंग असेसमेंट को हमें डायग्नोस करना है बच्चों के आधार पर और उसका जो फॉर्मेट तैयार करेंगे। और रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, सबसे ज्यादा बच्चे की मानसिक स्थिति रहती है वो परीक्षा के उसमें बहुत ही है। चाहे कितना भी हम बड़े हो जाएं, परीक्षा के नाम पर एकदम से थोड़ा सा मस्तिष्क में हलचल हो जाती है कि हमें परीक्षा करना। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए परीक्षाओं के जो प्रकार हैं, परीक्षा प्रणाली है, उसको चेंज करने के लिए हमें सीसीई पैटर्न चालू करा गया। फोकस ऑन लर्निंग प्रोग्रेस, जो मेन जो मतलब था बच्चों का, जो एनसीएफ कहता है कि बच्चों को सीखने पर बल हो मनस्पत मार्क्स के, तो इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया और बच्चों को उस ग्रेडिंग के आधार पर परसेंटेज के आधार में बांटकर ग्रेडिंग पे करके और सभी बच्चों को पास करा गया। एनसीएफ अब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बाद लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, कि किस तरह की भाषा शिक्षा में हो वो एनसीएफ में बताया गया, यानी कि किस तरह की भाषा के द्वारा शिक्षा दी जाए।
जैसे कि आज के समय में बाइलिंगुअल भाषा ज़्यादा इम्पोर्टेंस चल रही है, उसको ज़्यादा रोल है, क्योंकि क्लास में दोनों ही तरह के मीडियम के छात्र होते हैं, क्योंकि डिग्री कॉलेज में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज टीचर को एक या दो लैंग्वेज, एक तो हिंदी और इंग्लिश, या जहां पर वो टीचर पढ़ा रहा है वहां की मदर टंग क्या है, मदर टंग, और साथ में क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज, और साथ में हमारे जो वहां पर जिस स्कूल विद्यालय में पढ़ा रहा है वहां की मदर, तो मोस्टली इधर इंडिया में हिंदी जहाँ पर बोली जाती है, हिंदी भाषी लोग हैं जहाँ पर, तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश टीचर्स दोनों यूज करते हैं। तो मल्टी लैंग्वेज पे ज्यादा सपोर्टेड है कि हर चीज को हर भाषा में हो, और आज नेट के थ्रू हम हर चीज को हर भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या नेट पर सारी चीजें, सारा ज्ञान हर भाषा में अवेलेबल है। तो लैंग्वेज एज ए टूल फॉर थिंकिंग, क्योंकि भाषा क्या है, हमारा एक यंत्र है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से ज्ञान सीखते हैं, बिना लैंग्वेज के हम कोई चीज नहीं कर सकते। तो जब तक बच्चा और टीचर का जो कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे की सेम भाषा में नहीं होगा, तब तक वो बहुत अच्छी चीजें नहीं सीख पाएगा। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, लैंग्वेज एज ए टूल फॉर थिंकिंग, यानी कि विचार करने के लिए, और जब हम जिस चीज में विचार करते हैं उसी विचार में हम कार्य भी करते हैं और सोचते भी हैं। मैथमेटिक्स फॉर रीजनिंग, नॉट मेमोराइजेशन। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है स्पेशली फॉर फीमेल्स, अलग आजकल बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है गर्ल्स में भी, लेकिन फीमेल्स थोड़ा सा मैथमेटिक्स को वो करती है, तो उसको इजी करने के लिए, मैथमेटिक्स को व्यवहारिक उससे जोड़ने के लिए रीजनिंग का ज्यादा है। तो कॉम्पिटिशन में जब भी कोई मैथ्स आता है तो वो मैथ्स के न्यूमेरिकल्स और वैसे सूत्रीकरण पर जोर ना देकर रीजनिंग पर इसमें एनसीएफ ने जोर दिया, क्योंकि इसमें मेमोराइजेशन नहीं है, इसमें क्या है, लॉजिकल है, जो आपकी बच्चे की मेंटल एबिलिटी है उसके अनुसार। तो मेंटल मैथ्स पे ज्यादा यूज उसका जोर है। फिर है कंसेप्चुअल क्लैरिटी का एम्फेसिस, यानी कि जो भी कंसेप्ट है, चाहे वो छोटा सा कंसेप्ट है, वो बच्चों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके जो बेसिक जो चीजें हैं, जो उसका तत्व है, वो पूरा ज्ञान बच्चों को दिया जाए। तो इस तरह से हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं, मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड, लैंग्वेज एज ए टूल फॉर थिंकिंग, मैथमेटिक्स फॉर रीजनिंग नॉट मेमोराइजेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीएफ 2005। Major shift in India education. Influence textbooks and teaching methods. Promoted holistic development. Basis for later reforms. सिग्निफिकेंस मतलब इसका महत्व क्या है, किसी भी चीज की जब तक सिग्निफिकेंस नहीं होगी, जब तक उसको अप्लाई करने में करा नहीं जा सकता या अप्लाई करने में दिक्कत आती है। मेजर शिफ्ट इन इंडियन एजुकेशन, कि भारतीय के लोगों के लिए, भारतीय शिक्षा में उसको शिफ्ट करने के लिए हमें कि क्या क्या रोल, मतलब क्या क्या चेंज हमें लाने पड़ेंगे यहाँ के वातावरण के अनुसार, या यहाँ की शिक्षा में बदलाव करने के लिए जो भी वहाँ पर व्यवहारिक प्रयोग या परिवर्तन लाने हैं, वो हमारे मेजर शिफ्ट हैं। इन्फ्लुएंस टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग मेथड्स, तो उसमें उसके लिए हमें पहले किताबें में अपने चैप्टर्स जो भी हम उनमें टॉपिक्स रखने हैं वो भारतीयों के उनके अनुसार ही, और टीचिंग मेथड्स की कौन कौन मेथड से वहाँ पर पॉसिबिलिटीज है पढ़ाना। पुराने समय में हम ज्यादातर व्याख्यान विधि और ये सब चीजें यूज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते होते हम अब स्लाइड्स के थ्रू, पहले ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, ये सब हम चेंजेस आते आते आज हम पीपीटी स्लाइड्स ज्यादातर हो गई है। क्योंकि इसमें एक चीज है, जैसे कि हम वीडियो लेक्चर ये बना रहे हैं, तो कि बच्चा क्लास में ना आकर घर बैठ के भी, या उस हमारे कॉलेज से बाहर जो भी हमारे पास इंटेलेक्चुअल जितने भी हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, उनका ज्ञान हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें प्रमोट करने के लिए प्रमोटेड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब बच्चों का पूरी तरह से डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, कि बच्चों को हर तरह से डेवलप मिले, और बेसिस फॉर लेटर रिफॉर्म्स, कि बाद में
एनईपी आ गई है आज के समय में। एनईपी T20 2005 के बाद आज 15 साल के बाद हमारी 2020 में एनईपी आ चुकी है, जिससे इसकी चीजें काफी सारी 2005 में थी। तो अब इस तरह से आपने जो ये हमें इसमें आपको सारी चीजें एनसीएफ में बताई हैं, वो हमारा जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेम है वो हमारा, इसमें हम जितनी भी एजुकेशन में हमें परिवर्तन था, जो भी हमारी एनईपी कहती है वो 2005 में जो कमियां रह गई थी, तो 2005 में जो बनाया गया वो बनाया गया एजुकेशन फॉर ऑल। उसके बाद एक बनाया गया एक वो घोषित कही गई कि जिस हमें समग्र शिक्षा बनानी है और उसमें हमें तो एजुकेशन सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया। आरटीआई जिसमें अंतर्गत आता है एजुकेशन फॉर ऑल, जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया गया। क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा इसलिए चलाई गई क्योंकि हमें सबसे पहले अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। जिनके घरों में जो अभिभावक शिक्षित नहीं है तो शिक्षा की इम्पोर्टेंस को नहीं जानते, तो उस चीज को जानने के लिए हमें सारे अभियान चलाए गए, जिसमें कि एक प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी आता है। तो जो उनका भारत सरकार का जो टारगेट था कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को 8th तक या 10th तक सबको साक्षर बनाएंगे, जो कि प्रयास आज भी जारी है, लेकिन हम काफी हद तक, क्योंकि आप डिस्टेंस लर्निंग भी बहुत ज्यादा आ गई है आज के युग में, तो एनसीएफ में भी ये चीज आ गई थी। तो इस तरह से आपका जो शिक्षा है वो एनसीएफ में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो उसका प्रिंसिपल था, जो उसकी सिग्निफिकेंसी है में, वो शिक्षा में बदलाव, जो भी हमारी पुरानी पद्धति से किताबें चल रही थी, पुराना साहित्य चल रहा था, पुरानी चीजें चल रही थी, तो बच्चों को नई जानकारियां नहीं मिल रही थी या नई खोजों के विषय में नहीं पता चल रहा था, तो उसको चेंज करने के लिए, वैसे भी जो राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा का जो बदलाव है वो उसके लाने के लिए हमें बहुत एक समय निर्धारित है। तो हर 15 साल पे हमारी जो पॉलिसी है वो रिवाइज होती है, जो कि हमारी ड्यू हो रही थी, तो वो कि उसके बाद हमारे 2020 में वो पॉलिसी रिवाइज हो चुकी है। जैसे कि बच्चों में थोड़ी भ्रांति फैल रही है कि थोड़ी सी ये चीजें अभी कोई भी जब भी चेंज आता है तो उसको हमें ग्रहण करने में या सीखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए दोनों को ही आपस में जोड़ रही है आज के प्रयोग के आधार पर। तो आज की जो शिक्षा की जो मांग है बच्चों की, कि बच्चों को एक कौशल स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स बनाए ताकि बच्चे स्वतः ही अपने रोजगार को सृजन कर सकें। तो एनसीएफ भी इस तरह से, एनसीएफ जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेम था वो तभी इस तरह से निर्धारित कर दिया गया था, जिसकी कमियां करके 2020 में अब पूरी करी जा गई हैं। तो इसे अब आशा है सभी छात्राओं को ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ सभी छात्राओं का धन्यवाद।